डायग्नोजिंग द प्रॉब्लम एट ऑर्गेनाइजेशन लेवल एंड टेकिंग करेक्ट स्टेप्स। तो ये वाला एचआर प्रोफेशनल का रोल इनमें से किस कैटेगरी में फॉल करता है? डेवलपिंग कॉम्पिटेंसी रोल में, प्रोसेस रोल में, सपोर्टिव रोल में, या मैनेजरियल रोल के अंदर? तो इस तरह के क्वेश्चन 2 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं। तो एचआर प्रोफेशनल्स रोल टू क्रिएट नेसेसरी कल्चर, टू क्रिएट वैल्यूज इन द ऑर्गेनाइजेशन, और ऑर्गेनाइजेशन लेवल के ऊपर प्रॉब्लम्स को डायग्नोज करना और करेक्टिव स्टेप्स लेना। तो ये कौन सा रोल है? विच रोल इट इज? डेवलपिंग कॉम्पिटेंसीज का रोल है, प्रोसेस रोल है, सपोर्टिव रोल है, या मैनेजरियल रोल है? विच रोल इट इज? सो दिस इज पार्ट ऑफ प्रोसेस रोल ऑफ द एचआर प्रोफेशनल। ये एचआर प्रोफेशनल के प्रोसेस रोल का पार्ट है। तो इनमें सभी में जब आप पढ़ेंगे तो डिफरेंट रोल्स में डिफरेंट एक्टिविटीज दे रखी हैं, तो वहीं से वो क्वेश्चंस इवन केस स्टडी क्वेश्चन बना के वो पूछ सकता है, लाइक दिस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? तो एचआर फंक्शंस को लेकर के ये स्टेटमेंट्स हैं और हमने बताना है विच वन इज करेक्ट। HR functions in banks are generally performed professionally like other corporates. एक statement. HR function in banks are generally performed professionally better than the corporates. HR functions in banks are generally not performed professionally like other corporates. HR functions in banks are professionally performed unlike other corporates. तो इसमें से कौन सी स्टेटमेंट आपको लगती है more appropriate statement है? So here we are talking about Indian context. तो कौन सी स्टेटमेंट आपको लगती है कि ये स्टेटमेंट करेक्ट स्टेटमेंट है? सो आंसर ए, आंसर सी, सी, ए, सी, सी, ए, सी, सी। तो आंसर ए और सी के हैं। बी का आंसर भी आ गया है। सी के आंसर्स अभी तक रिलेटिवली ज्यादा हैं, लेकिन ए के आंसर भी कई हैं। यस, हाउ अबाउट अदर्स? सभी ने आंसर नहीं दिया है। तो इसको हम, ये हमारा, क्योंकि बैंकों में जो एचआर फंक्शंस को कॉर्पोरेट की तरह मैनेज नहीं किया जाता, परफॉर्म नहीं किया जाता प्रोफेशनली, तो उनको आंसर हमारा सी बनेगा। दे आर जनरली नॉट परफॉर्म्ड प्रोफेशनली लाइक अदर कॉर्पोरेट्स। तो उनको इस तरह से परफॉर्म नहीं किया जाता जैसे दूसरी कॉर्पोरेट्स में परफॉर्म किया जाता है। वहां इनको बहुत अच्छे से परफॉर्म किया जाता है, बैंकों में इनको उस तरह से अच्छे से परफॉर्म नहीं किया जाता। तो आंसर सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 28। विच ऑफ द फॉलोइंग एनहेंस द रोल ऑफ एचआर प्रोफेशनल? इनमें से कौन एचआर प्रोफेशनल के रोल को एनहेंस करता है? ग्रोथ एनहेंस्ड किया है किसने? विच ऑफ द फॉलोइंग एनहेंस द रोल ऑफ एचआर? सो ओवर द टाइम पीरियड एचआर का रोल एनहेंस हो गया है। इनमें से किसने किया है ऐसा? यूनियनिज्म की ग्रोथ ने, स्टेट इंटरवेंशन में क्योंकि बहुत सारे कानून बनाए जा गए हैं, या स्ट्रेस ऑन स्टैट्यूटरी वेलफेयर ने, स्ट्रेस ऑन स्टैट्यूटरी वेलफेयर में? तो किसने ऐसा किया? 1, 2, 3 सभी रीजंस हैं, या 1 और 3 ये 2 रीजंस हैं, या 1 और 2 ये रीजंस हैं, या 2 और 3 ये रीजंस हैं? क्वेश्चन नंबर 28 2 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 28 2 नंबर्स का ये क्वेश्चन है। सो यस, ये सारे के सारे ही रीजंस हैं। तो यूनियनिज्म को ओवर द फ्यू डिकेड्स बढ़ावा मिला है, गवर्नमेंट ने बहुत सारे लेजिस्लेशंस क्रिएट किए, कानून पास किए हैं, और स्टैट्यूटरी वेलफेयर कानून के द्वारा जो है उसके ऊपर जोर है, फोकस ऑन स्टैट्यूटरी वेलफेयर। तो इन तीनों ने एचआर प्रोफेशनल के रोल को एनहेंस किया है। क्वेश्चन नंबर 29। विच ऑफ द फॉलोइंग एम एट सेफ गार्डिंग इंटरेस्ट एंड कंट्रोलिंग एक्सप्लॉयटेशन ऑफ स्पेसिफिक ग्रुप्स? इनमें से कौन सा एक्ट आपको लगता है कि उसका जो ऑब्जेक्टिव है वो सेफ गार्ड करना है? किसको? स्पेसिफिक ग्रुप का इंटरेस्ट और उसकी जो एक्सप्लॉयटेशन होती है उसको कंट्रोल करना है। चाइल्ड लेबर एक्ट, बॉन्डेड लेबर सिस्टम एक्ट, इंटरस्टेट माइग्रेंट वर्कमैन एक्ट? तो कौन सा आपको लगता है कि इनका एम जो है सेफ गार्ड करना, इंटरेस्ट एंड कंट्रोल करना एक्सप्लॉयटेशन को ऑफ स्पेसिफिक ग्रुप्स की? तीनों का, या 1 और 3 का पर्पस है, या 1 और 2 का है, या 2 और 3 का है? तो विच अपीयर्स टू बी मोर एप्रोप्रिएट? क्वेश्चन नंबर 29।
यस 29 तीनों का सही है। तो ये चाइल्ड लेबर के ऊपर फोकस करता है, चाइल्ड का एक्सप्लॉयटेशन ना हो। ये बॉन्डेड लेबर जिसको हम बंधुआ मजदूर कहते हैं, और ये इंटरस्टेट माइग्रेंट वर्कमैन जो आते हैं, जैसे इंडिया के अंदर कई स्टेट्स से कई स्टेट्स में माइग्रेंट वर्कर्स मूव करते हैं, तो उनकी प्रोटेक्शन और उनके इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए तो ये तीनों ही यूजफुल हैं। क्वेश्चन नंबर 30, 21st सेंचुरी का जो फर्स्ट डिकेड है, सो फर्स्ट डिकेड ऑफ 21st सेंचुरी सॉ एक्सटेंसिव कंपटीशन इन द बैंकिंग एक्टिविटी। किस रीजन से? लिबरलाइजेशन के रीजन से, ग्लोबलाइजेशन के रीजन से, डी रेगुलेशन के रीजन से, या प्राइवेटाइजेशन के रीजन से? सो 21st सेंचुरी ने एक्सटेंसिव कंपटीशन देखा बैंकिंग एक्टिविटी में। इनमें से कौन सा वो रीजन है? लिबरलाइजेशन है, ग्लोबलाइजेशन है, डीरेगुलेशन है, या प्राइवेटाइजेशन है? चार के चारों ही हैं, या 1 से नंबर 3 तक हैं, या 2 से 4 तक हैं, या 1, 3 और 4 हैं? क्वेश्चन नंबर 30, यस क्वेश्चन नंबर 30 में भी ऑल द 4 रीजन आर करेक्ट। ये सारे के सारे ही रीजन करेक्ट हैं। तो लिबरलाइजेशन से बहुत सारे जो रूल्स हैं उनको लिबरलाइज कर दिया, जो कंट्रोल है उनको लिबरलाइज किया। ग्लोबलाइजेशन में हमारा इंटीग्रेशन हो गया ग्लोबल इकोनॉमी के साथ। डीरेगुलेशन के अंदर हमें बहुत सारी फ्रीडम मिल गई है, और प्राइवेटाइजेशन के अंदर हमें बहुत सारे एडवांटेज मिल रहे हैं बैंकिंग के अंदर। क्वेश्चन नंबर 31, इन द प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट द ऑब्जेक्टिव ऑफ HRD इज, कौन सा इसमें करेक्ट स्टेटमेंट है? प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में अगर हम देखें HRD का ऑब्जेक्टिव क्या है? टू डेवलप कैपेबिलिटी ऑफ ईच एम्प्लॉय एज इंडिविजुअल, टू डेवलप टीम स्पिरिट एंड फंक्शन इन एवरी ऑर्गेनाइजेशन यूनिट, कोलैबोरेशन अमंग डिफरेंट ग्रुप्स इन द ऑर्गेनाइजेशन, या ये सारे के सारे ही? सो क्या ऑब्जेक्टिव है प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में HRD के? क्वेश्चन नंबर 31, सो आज के आंसर काफी सुजेस्टिव आंसर्स हैं, जिस वजह से काफी स्टूडेंट के आंसर सही भी हो रहे हैं। तो आंसर डी इज द करेक्ट आंसर। ये सारे के सारे ही फैक्टर्स हैं। चलिए अब थोड़ा सा स्टैंडर्ड को अप करते हैं। जॉब रोल और जॉब एनालिसिस, इसमें क्या क्या आता है? इट कंप्राइजेज व्हाट? जॉब डिस्क्रिप्शन ओनली, जॉब डिस्क्रिप्शन एंड जॉब इवेल्युएशन ओनली, जॉब स्पेसिफिकेशन एंड जॉब डिस्क्रिप्शन ओनली, जॉब डिस्क्रिप्शन, जॉब इवेल्युएशन और जॉब स्पेसिफिकेशन। सो जब हम बात करते हैं जॉब एनालिसिस की या जॉब रोल की, तो इनमें कौन से कंपोनेंट्स हैं उसके? क्वेश्चन नंबर 32, यस ऑल 3 कंपोनेंट्स। सो जॉब डिस्क्रिप्शन भी आता है, जॉब इवेल्युएशन भी आता है, और जॉब स्पेसिफिकेशन भी आता है। तो आंसर डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 33, so which is primarily used out of these to compare similarity between jobs within the organization or between organizations or even the industry? इनमें से किसको यूज करते हैं कंपैरिजन के पर्पस के लिए? जॉब डिस्क्रिप्शन को, जॉब रोल या जॉब एनालिसिस को, जॉब स्पेसिफिकेशन को, या जॉब इवेल्युएशन को? क्वेश्चन नंबर 33, so which one out of these is used? यस वेरी करेक्ट, आज को बहुत बढ़िया काम कर रहे हो आप। इट इज जॉब इवेल्युएशन। जॉब इवेल्युएशन को हम यूज करते हैं फॉर द पर्पस ऑफ कंपैरिजन, ताकि जो डिफरेंट जॉब्स में जो सिमिलैरिटी है विद इन द ऑर्गेनाइजेशन और बिटवीन ऑर्गेनाइजेशन और इवन इन द इंडस्ट्री, उसको हम कंपेयर कर सकें। विच ऑफ द फॉलोइंग एम्फेसाइजेस ऑन पैटर्न ऑफ म्यूचुअल एक्सपेक्टेशन? इनमें से कौन सा है जो एम्फेसाइज करता है पैटर्न ऑफ म्यूचुअल एक्सपेक्टेशंस को? सो जॉब या वर्क या पोजीशन या रोल? तो ब्रॉडली ये किसका डेफिनेशन है जो क्वेश्चन के अंदर दे रखा है? क्वेश्चन नंबर 34, सो ये जॉब का, वर्क का, पोजीशन का या रोल, किसका ये डेफिनेशन है? क्वेश्चन नंबर 34, आंसर सी, सी डी, डी, डी,
डी, यस, वंस अगेन गुड। तो ये है रोल। जब भी वर्ड आ जाए म्यूचुअल एक्सपेक्टेशन, बड़ा सिंपल सा फंडा ध्यान में रखना है। सो म्यूचुअल एक्सपेक्टेशन जब भी नजर आए क्वेश्चन के अंदर, सीधा पहुंच जाइए रोल के ऊपर। तो ये रोल का कॉन्सेप्ट है। अकॉर्डिंग टू explanation of the need hierarchy, need for individual to realize his potential and self-actualization is as strong as satisfying physical needs. So किसके मुताबिक, as per whose explanation, Robert Owen, Charles Babbage, Abraham Maslow या डगलस मैकग्रेगर? तो किनकी एक्सप्लेनेशन है अबाउट नीड हायरार्ची, नीड फॉर इंडिविजुअल टू रियलाइज हिज पोटेंशियल एंड सेल्फ रिलेशन इज एज स्ट्रॉन्ग एज सेटिस्फाइंग फिजिकल नीड्स? तो इनमें से वो किसका एक्सप्लेनेशन है, किसकी वो थ्योरी है? क्वेश्चन नंबर 35। वेरी गुड, आंसर सी इज द करेक्ट आंसर, अब्राहम मैस्लो। तो चलिए, जिनका लाइक डिसलाइक बचा है, क्विकली लाइक डिसलाइक को कंप्लीट कर देंगे। व्हाट इट इज कॉल्ड? क्वेश्चन नंबर 36। ये सारे के सारे वो क्वेश्चंस हैं जो देर सवेर पेपर में आए हुए क्वेश्चंस हैं ये। तो व्हाट इट इज कॉल्ड? यस, इट इज कॉल्ड डेवलपमेंट। वी कॉल इट डेवलपमेंट। So, whose work can be cited as the first instance of defining the perspective of adult learning in the 20th century? So, इनमें से वो कौन से महान रवि हैं जिनके काम को हम बता सकते हैं एज फर्स्ट इंस्टांस ऑफ डिफाइनिंग पर्सपेक्टिव ऑफ अडल्ट लर्निंग? तो वो सोक्रेट्स हैं, कन्फ्यूशियस हैं, लिंडमैन हैं या अरिस्टोटल हैं? तो इनमें से क्या नाम है उनका जिनके बारे में हम कह सकते हैं कि फर्स्ट इंस्टांस अडल्ट लर्निंग के पर्सपेक्टिव को डिफाइन करने का उनका था? तो वो कौन से ऑथर आपको लगते हैं क्वेश्चन नंबर 37 के अंदर? क्वेश्चन 37, यस, इट इज लिंडमैन, करेक्ट, एकदम करेक्ट। सो दिस इज लिंडमैन। सॉरी। In the history of credit flow from banking system to poor persons of the society, so this was the major event. अगर हम क्रेडिट फ्लो की हिस्ट्री को देखें बैंकिंग सिस्टम्स को पुअर पर्सन तक पहुंचने में, तो इनमें से कौन सी मेजर इवेंट थी? बैंक ब्रांचों का ओपन किए जाना, 1969 के अंदर बैंकों का नेशनलाइज कर देना, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल, या ये सारे के सारे? उनमें कौन सा बड़ा इवेंट था? क्वेश्चन नंबर 38। So which was the most important event और मेजर इवेंट? चलिए, इस बार आप मार खा गए हैं, तो इस बार ज्यादातर आंसर गलत हैं और जो सही आंसर है दैट इज बैंकों का नेशनलाइजेशन 1969 में। उसका ऑब्जेक्टिव ही यही था कि फ्रॉम क्लास बैंकिंग वी शुड स्टार्ट डूइंग मास बैंकिंग, और मास बैंकिंग के अंदर जो फोकस था दैट वर पुअर पर्सन ऑफ द सोसाइटी। तो आंसर बी इसमें करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 39, द ट्रस्ट कैन बी रेगुलेटेड बाय इंडियन ट्रस्ट एक्ट, पब्लिक ट्रस्ट एक्ट, रिलीजियस एंड चैरिटेबल एंडोमेंट ट्रस्ट एक्ट और वक्फ एक्ट? तो आपको बताना है ए टू डी सारे के सारे ही हैं, या ए एंड बी ये हैं, या ए एंड सी केवल ये हैं, या ए बी डी हैं केवल? क्वेश्चन नंबर 39, ट्रस्ट को कौन रेगुलेट करता है? तो ये 4 डिफरेंट एक्ट आपके सामने हैं, तो आपको बताना है कौन कौन से हैं इसके अंदर। क्वेश्चन नंबर 39, सो व्हाट शैल बी द आंसर? तो ट्रस्ट को रेगुलेट करने वाले कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशन, कौन कौन से एक्ट हैं? सो 39A, 39D, 39C। तो ये आंसर भी ज्यादातर स्टूडेंट्स का गलत है, क्योंकि ये सारे के सारे एक्ट रेगुलेट करते हैं ट्रस्ट को, किसी ना किसी ट्रस्ट को।
तो जैसे इंडियन ट्रस्ट एक्ट है, ये प्राइवेट ट्रस्ट को रेगुलेट करता है, पब्लिक ट्रस्ट को पब्लिक ट्रस्ट एक्ट रेगुलेट करता है, रिलीजियस एंड चैरिटेबल जो ट्रस्ट है उनको ये वाला करता है, और मुस्लिम्स के ट्रस्ट को वक्फ एक्ट करता है। तो ये सारे के सारे ही हैं। क्वेश्चन नंबर 40, which of the following category is required to be adopted by banks as business segment for public reporting purpose according to RBI guidelines? So segment reporting करके जो एलिमेंट आता है, तो इनमें से कौन कौन से वो एलिमेंट हैं? ट्रेजरी का बिजनेस अलग से दिखाना है, कॉर्पोरेट होलसेल बैंकिंग बिजनेस अलग से दिखाना है, रिटेल अलग से दिखाना है, अदर बैंकिंग बिजनेस अलग से दिखाना है। तो कौन कौन सी वो कैटेगरी हैं? ए बी एंड सी ओनली, या ए एंड डी ओनली, या बी एंड सी ओनली, या ए टू डी ऑल? क्वेश्चन नंबर 40। तो ये सेगमेंट रिपोर्टिंग के ऊपर क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 40 ऑन सेगमेंट रिपोर्टिंग। यस, वेरी गुड। सेगमेंट रिपोर्टिंग के 4 डिफरेंट पार्ट्स हैं, तो ए टू डी आंसर सही है। और ये 4 के 4 ये पार्ट्स हैं। सो ट्रेजरी ऑपरेशंस उसको अलग से रिपोर्ट करना है, कॉर्पोरेट और होलसेल बैंकिंग अलग से, रिटेल बैंकिंग से रिजल्ट अलग से, और अदर बैंकिंग बिजनेस के रिजल्ट्स अलग से। क्वेश्चन नंबर 41, अकॉर्डिंग टू लो वैल्यू ऑफ इंडिविजुअल एक्सपोजर क्राइटेरिया रिटेल बैंकिंग सेगमेंट द मैक्सिमम एग्रीगेट एक्सपोजर टू वन काउंटर पार्टी शुड नॉट बी मोर देन। तो अगर हम रिटेल बैंकिंग सेगमेंट में लेके आना चाहते हैं किसी एक्सपोजर को, तो उसका मैक्सिमम एग्रीगेट एक्सपोजर इनमें से कितना हो सकता है? 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़, या 7.5 करोड़? क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 डी, ज्यादातर आंसर डी है, तो बीच में आंसर बी भी है एक। यस, आंसर डी इज करेक्ट, लेकिन ये भी ध्यान रखना है दैट इट इज अकॉर्डिंग टू बेसल 3 recommendations. Question 42. Working capital limit like cash credit, overdraft, this can be used for which of the following purpose? Purchase of fixed assets, investment in firms and companies, purchase of current assets, investment in capital market. तो इनमें से किस पर्पस के लिए इसको यूज करते हैं? क्वेश्चन नंबर 42। For which purpose these are used? Question number 42, for which purpose it is used? Yes, very correct. It is used for purchase of current assets. So fixed asset financing के लिए कौन सा बैंक क्रेडिट यूज किया जाता है? ये सप्ली क्वेश्चन है। सो परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट के लिए विच बैंकिंग लोन फैसिलिटी इज यूज्ड? विच बैंकिंग लोन फैसिलिटी इज यूज्ड? कौन सी बैंकिंग लोन फैसिलिटी यूज होती है फॉर परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट? सप्ली क्वेश्चन है। So yes, incomplete answer. So one is a term loan, another is a deferred payment guarantee. Deferred payment guarantee नॉन फंड है और टर्म लोन फंड बेस्ड है। दोनों का एक ही पर्पस है, और पर्पस क्या है? टू हेल्प परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट बाय आवर बोरोवर्स। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन, द लेंडिंग टारगेट फॉर एग्रीकल्चर विद इन प्रायोरिटी सेक्टर कितना है? विच वन इज नॉट करेक्ट? इनमें से गलत कौन सा है वो हमने बताना है। लैंडिंग टारगेट फॉर एग्रीकल्चर कौन सा गलत है एग्रीकल्चर के संदर्भ में? हमने इनकरेक्ट बताना है। विच इज इनकरेक्ट, कौन सा गलत है? Yes, B is wrong. So agriculture lending it is not 25% of priority sector. तो चलिए इसका करेक्ट भी बता दीजिए। तो अगर बी रॉन्ग है
तो इसका करेक्ट क्या होगा? ये सप्ली क्वेश्चन है, आपने इसको रॉन्ग बताया तो बता दीजिए कितना परसेंट है। क्वेश्चन नंबर 43 में सप्ली क्वेश्चन। सो बी इज डेफिनेटली रॉन्ग, लेकिन वो रॉन्ग क्या है, सही क्या है उसमें, वो बता दीजिए। So what is that correct one? So this means आधे से ज्यादा स्टूडेंट्स का आंसर गलती से ठीक हो गया है, तो उनका कोई क्रेडिट नहीं उसमें जाता कि उन्होंने करेक्ट मार्क किया था, उनका गलती से करेक्ट हो गया था, क्योंकि जो उन्होंने आंसर बताया वो गलत बताया बहुत सारे स्टूडेंट्स ने, क्योंकि ये 45% है, 40% नहीं, इट इज 45%। तो इसका मतलब ये आंसर आपका जस्ट बाई चांस आपने ठीक कर दिया। चलिए, पेपर में कई दफा ऐसा होता है, लेकिन ऐसा ना हो वो हमारे हित में है। चलिए, आज की क्लास को हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं, तो कल मिलेंगे